में आ चुके हैं निकुंज डालमिया, हमारे मैनेजिंग एडिटर। ज़बरदस्त बारिश, आधा ऑफिस लेट आ रहा है या गायब है, और माहौल बाजार में भी बारिश हो रही है गेम्स अरे की। जी वर्क एट होम कर रहे हैं सब। आप क्या बोलते हैं, इतनी मस्त टीम है हमारी, कमिटेड टीम है, वर्क एट होम चल रहा है। कोविड के बाद ये वर्क एट होम का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत शानदार था ना। ये हालांकि एक कंपल्शन की वजह से हुआ था, मगर उसकी वजह से अब बॉम्बे की बारिश में हम कैसे काम कर सकते हैं ये डीलिंग हमें पता लग गई है। हाँ, तो यानी चलेगा नहीं है कहना कि बहुत बारिश हो रही है मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, बॉस घर से काम बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं, घर से काम कर लीजिए। कोविड में कर रहे थे ना भाई। करेक्ट, सही कहा, ये बॉस की पैनी नजर होती है। लेकिन अभी हम वापस आते हैं बाजार पे, आपकी पैनी नजर क्या देख रही है? देखिए, मैं ईटी नाउ इंग्लिश पे जब था तो एक मैं लाइन यूज़ कर रहा था कि हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। मगर मार्केट इस समय कर रहा है 3 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड नो स्टेप बैक। तो वह तो आपको दिख रहा है, किसी भी कारणवश से दिख रहा है आपको। लिक्विडिटी हो, रिलायंस का इफेक्ट हो, फ्लोज हो, वैल्यूएशंस हो, पर मार्केट का जो रुख है वह मजबूत है। जब मार्केट का रुख मजबूत है तो अब मार्केट में आपको रुख से अलग जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको ये समझना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा। जय अभिषेक, अब इस लेवल पर आपको एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, जो हम शायद कभी बात नहीं करते हैं कि अब रिस्क मैनेजमेंट का समय आ गया है। तो रिस्क मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल कमिट कर रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग करें हम तीनों करते हैं। अब स्टॉक की टिप आई है, बैठिए, धीरे सांस लीजिए, फिर पूछिए कि क्या उसमें समय इन्वेस्ट करना चाहिए। धैर्य से पूछिए कि क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस समय है, नहीं है तो मत करिए। सुरक्षा पहले, सुरक्षा पहले। सबसे पहले धैर्य रखिए, 3 बार अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे ये स्टॉक में इस समय निवेश की अपसाइड कितनी, डाउनसाइड कितनी है, कहाँ किसने क्या बोला है, और फंडामेंटली बिजनेस कहाँ जाने वाला है। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रिंग होता है इस समय वो पूछना ज़रूरी है। 3 महीने पहले साहब आपने जो भी लिया फर्क नहीं पड़ता था, उस समय आपको हिम्मत करके इन्वेस्ट करना था। ये आप क्यों कह रहे हैं, मतलब आपको वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी सी कंसर्न या मार्केट ऑलरेडी इतना हीटअप हो गया है, थोड़ा सा वो ध्यान रखना देखिए, चाहिए? इन्वेस्टिंग में जो सही मौका आता है वह आता है पैनिक के समय में, जो कोविड के समय में आया। कोविड के समय में सोने का दाम पीतल के दाम पर हो गया, फिर यूक्रेन के समय में सोने का दाम चांदी में हो रहा था। मगर इस समय आपको जो सोने का भाव 24 कैरेट सोना 22 कैरेट में मिल रहा है। तो मार्केट्स इस समय सस्ते नहीं हैं। तो मार्केट्स में जहाँ अर्निंग रहेगी वहाँ पर आपको थोड़ा वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी, पर मार्केट में पी एक्सपेंशन हो चुका है। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर आपको नई कैपिटल कमिट नहीं करनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेंड में रहिए, मिड कैप स्टॉक्स में ट्रेंड्स के साथ रहिए। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स पे मेरे हिसाब से इस समय नई कैपिटल कमिट नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट गो फॉर सिप इन अ टिप। बड़ी तेजी में ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए, हिंदुस्तान की तेजी खत्म नहीं हुई है, मगर मैं नियर टर्म की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट इस समय स्मॉल कैप में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जरा रिलायंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सबकी नज़र उसी पर है और ये एक चर्चा हो रही है कि बाय वन गेट वन, हालांकि वो फ्री है नहीं पता नहीं। तो रिलायंस में अब ये एक्स जियो फाइनेंशियल जो वैल्यू अब इंडिकेटिव प्राइस भी निकल के आ गई है, आप बताइए कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या लिस्टिंग जब हो जाती है जियो फाइनेंशियल की, क्या उसमें भी आपको वैल्यू दिख रही है? रिलायंस में अलग से आपको कितनी वैल्यू दिख रही है यहाँ से? देखिए, रिलायंस अगर आप पिछले 1 महीने का मूव हटा दे तो रिलायंस ने अंडर परफॉर्म करा है, ज़बरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म करा है। तो एक रिलायंस ने एक प्रकार की वैल्यू अनलॉकिंग करी है। तो जो स्टॉक की री रेटिंग होनी थी बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर, आई थिंक दैट हैज़ बीन प्लेड आउट। क्योंकि अब आपको 150 से 200 रुपये की जो हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वह जो शेयर है आप 1 साल पहले 6 महीने पहले फैक्टर नहीं कर रहे थे। दिस इंटायर लिस्टिंग ऑफ रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ कम मोर लाइक अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। ये कोई जियो की लिस्टिंग है, रिटेल की लिस्टिंग नहीं है, जो रिलायंस ऑलरेडी इंक्यूबेट कर चुका था। तो ये 150 रुपये 200 रुपये का जो आपको शेयर मिलने वाला है 20 अगस्त से आपकी डीमैट में आएगा, एक बोनस शेयर है जिसकी वजह से शेयर की री रेटिंग हुई है। अब आपको साहब ये सवाल ये लेना है कि क्या इस कंपनी में मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो बुनियादी सवाल है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये डिस्ट्रप्टिव होगी। रिलायंस के स्टेबल से आ रही है, बड़ी अच्छी टीम इन्होंने रखी है, कामत साहब चलाने वाले हैं। यह पेटीएम को भी चैलेंज करेगी, पॉलिसी बाजार को भी चैलेंज करेगी, कंज्यूमर लेंडिंग में बजाज फाइनेंस को भी चैलेंज करेगी, आईएफएल को भी चैलेंज करेगी और जीरोधा को भी चैलेंज करेगी। तो एक बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट होने वाला है, और इस इकोसिस्टम को वो कितनी जल्दी कितना बड़ा कर पाते हैं यह समय बताएगा। क्योंकि रिलायंस को स्केल, स्किल, साइज है उनके पास। जियो की वजह से उनके पास
हर पिन कोड में, हर घर, हर मोहल्ले में सबके नंबर पता है, तो उनकी पहुंच अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है। तो अगर इसको ये कर सकते हैं तो ये जो तिकड़ी होगी, रीच, प्लेटफॉर्म एंड स्केल एंड बैलेंस शीट साइज, ये कमाल की तिकड़ी हो सकती है, मगर समय ही बताएगा कितना बड़ा हो सकता है। अब कर लेते हैं बात बड़े अर्निंग्स की। एचयूएल और इन्फोसिस दो बड़े नंबर्स हैं, कहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा पैसा बन सकता है ट्रेड के हिसाब से? देखिए, एचयूएल इज़ नॉट द स्टॉक यू वांट टू ट्रेड बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज एचयूएल के अंदर जो सरप्राइज आना था मुझे लगता है आ चुका है। वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन में लास्ट टाइम वो आकर के बोल चुके थे। एचयूएल में इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वहाँ पे कमान अभी बदली है। तो मेहता साहब एचयूएल में कमाल करके गए थे, पतंजलि के कंपटीशन के समय भी एचयूएल टिका रहा। मेहता साहब के समय में हम माने ना माने एचयूएल का मार्जिन 18 से 25%, 24% हो गया, तो कमाल और धमाल तो हो गया। तो मुझे नहीं लगा रिजल्ट को लेकर के और कमेंट्री को लेकर के कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मगर इन्फोसिस ट्रिकी है जय, वो इसलिए ट्रिकी है क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस की नंबर्स के बाद बढ़ चुका है। तो जब एस्टिमेट्स आए थे तो सब को लगा कि भैया तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं और इन्फोसिस टीसीएस के नंबर के बाद लगता है कि अच्छा करेगा, उसी आशा में इन्फोसिस चल चुका है। तो मार्केट में ना दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं एनालिस्ट नंबर, एक होते हैं एचयूएस नंबर। सही बोला। तो एचयूएस नंबर की वजह से इन्फोसिस चल चुका है। इनफैक्ट 1230 पिछले इन्फोसिस रिजल्ट का लो था और हम 1500 पे खड़े हुए। तो 1500 पे इन्फोसिस खड़ा, सस्ता तो नहीं है। अब चैलेंज ये रहेगा इन्फोसिस के लिए, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, दैट दे नॉट ओनली हैव टू मीट एक्सपेक्टेशंस, दे हैव टू बीट एचओएस एक्सपेक्टेशंस, नॉट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। हम एचओएस एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एचओएस एक्सपेक्टेशन है 2.2%, एनालिस्ट एक्सपेक्ट 1.5% है। तो 2.2 has to be beaten now for Infosys stock to go higher. So the benchmark is not analyst, it is HOS numbers. Elevated expectation, बढ़ी हुई अपनी उम्मीदें। अपनी रफ्तार को भी जस्टिफाई